session because yes, people haven't joined. Okay, okay. So please tell the other participants to join fast so that we can start our program on time. It's my humble request. Pankaj, shall we start and people may join in between? Sir, just wait for another 2 to 3 minutes. Okay. Sir, please start. Shall we start, Pankaj? So once again, I welcome you all, and we are waiting for more participants. As committed by the organizers. Later, rest of the people will join because it's a women-centric program. So I request all. Thank you. So once again, I welcome you all for today's webinar. And as you know that this webinar is women centric.
तो हमने यहाँ दो एग्जांपल्स लिए, एक वीमेन जो एडवोकेट है, जो कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर्स डील करती हैं, दूसरा डॉक्टर है जो लीगल सर्जरी और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करती हैं। लेकिन जब भी उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात आती है तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहती हैं? अपने बेटर हाफ के ऊपर। तो किस प्रकार, और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमेशा विमेंस की जो फाइनेंशियल नॉलेज है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया जाता है कि यू डोंट नो एस वी नो, या हमारा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट की बारीकियों को समझ करके आप अपने परिवार और अन्य लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस दे सकती हैं, और सबसे पहले खुद के वित्तीय निर्णय लेने में आप सक्षम हो सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जरूरत है कि जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास एक सर्टेन इनकम होना आवश्यक हो जाता है। और वो इनकम क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हमारे कुछ डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, उसको मीट आउट करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग इसीलिए काम ढूंढते हैं और अपने एक रेगुलर इनकम जनरेट करने का प्रयास करते हैं, और उसमें से फिर हम अपने खर्चे पूरे करते हैं। फिर हमें कुछ भविष्य की चिंताएं लगती हैं कि भाई हम लोग भविष्य जो है हमारा अनिश्चित है, किस प्रकार हम अब अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। और सुरक्षा मीन्स मनी, किस प्रकार हम वो पैसा वहां पर लगा सकते हैं। तो फिर हम लोग कुछ पैसा बचाना शुरू करते हैं। तो हमारी ये पहली इक्वेशन काम करना शुरू कर देती है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग। और हमारी जो सेविंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो एक्सपेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारे एक्सपेंसेस हमारी इनकम से ज्यादा हैं, जैसे आपने सुना भी होगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो हमारी जो सेविंग्स हैं वो जीरो हो जाती है, बल्कि अपने खर्चों को पूरा करने के लिए हमें लोन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जनरली हर परिवार का प्रयास यही रहता है कि उसके खर्चे उसकी इनकम से कम हो। तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जितनी चद्दर उतने पाँव पसारने चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जितनी आपकी इनकम है उसी के अंदर अपने खर्च आपको समेट करके रखना चाहिए, अपने खर्चे मीट आउट करने चाहिए। तो हम लोग सभी इसी इक्वेशन के अंदर बिलीव करते हुए अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक और बात देखनी पड़ेगी, जो अगर हमारा भविष्य अनिश्चित है तो उस भविष्य को निश्चितता प्रदान करने के लिए जो पैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लाने के लिए हमें इस इक्वेशन को बदलना पड़ेगा। वो इक्वेशन कैसे बदलेगी? हमें सेविंग और एक्सपेंसेस को इंटरचेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो आपकी सेविंग थी वो एक्सपेंसेस के ऊपर डिपेंड थी, लेकिन अब आपको अपनी, और ये क्या होती है, जो सेविंग एक्सपेंसेस के ऊपर डिपेंड होती है तो सेविंग वेरिएबल हो जाती है, वो फिक्स नहीं रहती है। तो हमें अपनी सेविंग को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारी भविष्य की जरूरतें हैं उनको देखते हुए हम हर महीने कितना पैसा बचाना चाहते हैं, और हम लोग वित्तीय समृद्धि प्रदान करना प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस इक्वेशन को रिप्लेस करना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन से, और हमें अपनी सेविंग्स को फिक्स करना पड़ेगा कि जैसे हमारी इनकम आई उसमें से हम अपनी सेविंग्स अलग कर लें, और बाकी पैसे को अपनी इनकम मानते हुए उसमें से अपने खर्चे पूरे करने का प्रयास करें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी सेविंग कांस्टेंट हो जाएगी, और फिर आप उसे कहीं इन्वेस्ट करके एक अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। लेकिन अगर ये सेविंग वेरिएबल होगी तो आप उससे एक अच्छे कॉर्पस की उम्मीद नहीं कर सकते। अब दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन्फ्लेशन का। अब इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन की मैं बात करूं तो महंगाई बढ़ने की दर, ये हम सब लोग जानते हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही है और हमेशा बढ़ती रहेगी। तो इसका आपके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है? महंगाई से आप कैसे जुड़े हुए हैं, ये समझाने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर महंगाई
7% के हिसाब से बढ़ रही है और आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 3% के हिसाब से मिल रहा है, तो आप प्रॉफिट में है या लॉस में? यस, यू राइट कि आप लॉस में हैं। तो लॉस कैसे पता चल रहा है कि अगर कोई वस्तु आज मुझे 100 रुपए की मिल रही है तो 7% इन्फ्लेशन के साथ 1 साल के बाद उसके दाम 107 रुपये हो जाने वाले हैं। और अगर मैंने अपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे हैं तो मुझे 3% के हिसाब से 3 रुपये ब्याज मिल जाएगा और मेरे 100 रुपये 103 रुपये हो जाएंगे। अब अगर मुझे वो वस्तु खरीदनी है तो मुझे 4 रुपये अपनी जेब से मिलाने पड़ेंगे। तो जो मुझे अपनी जेब से मिलाना है वही मेरा नुकसान है। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमारे रिटर्न का बेंचमार्क क्या है। हमारे रिटर्न का बेंचमार्क है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे है? जैसे हम लोग किसी व्यक्ति को कहते हैं भाई तुम डायबिटिक हो गए हो, तो डायबिटिक होने का पता कैसे चलता है कि भाई एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्लूकोज से अगर ज्यादा ग्लूकोज आपकी बॉडी में मिलता है तो आप डायबिटिक हो जाते हो, डायबिटिक डिक्लेयर हो जाते हो। तो यहाँ पर जो है, अगर आपको इन्फ्लेशन से नीचे रिटर्न मिल रहा है तो आप लॉस में हो, और इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तभी आप प्रॉफिट की स्थिति में। तो इस प्रकार जो आपके रिटर्न का बेंचमार्क है वो क्या है? इन्फ्लेशन है। और इन्फ्लेशन से क्या होता है? इन्फ्लेशन से जो हमारे घर के खर्चे हैं उनके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। और कैसे पड़ता है? तो यहाँ पे लगता है रूल ऑफ 70। रूल ऑफ 70 क्या है कि अगर हम लोग 70 को रेट ऑफ इन्फ्लेशन से भाग करते हैं तो जो वैल्यू निकल करके आती है उतने समय में हमारे घर का खर्च दुगना हो जाता है और हमारे घर की जो सेविंग्स हैं वो आधी रह जाती हैं। जिससे मैं कह के चलूँ कि हमने 7% इन्फ्लेशन की बात करी, तो 7% इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर मैंने 70 को 7 से डिवाइड करा तो कितना आ गया? 10। तो आज अगर किसी के घर का कर्ज 30,000 रुपये से चल रहा है तो 10 साल के बाद इसी घर को चलाने के लिए उसे 60,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो अगर आज से आप 10 साल पीछे देखेंगे, जो आटा आप 10 से 12 15 रुपए किलो लेते थे, आज उसी के लिए आप 30 से 40 रुपए किलो खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आता है, लेकिन दामों में फर्क आता है, दाम बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगर आपने 1 लाख रुपए घर में गिन के रखे हैं तो 10 साल के बाद उनकी कीमत कितने रह जाने वाली है? 50,000 रुपये रह जाने वाली है। और दुर्गा महापात्रा जी कहेंगे कि भाई आप गलत कह रहे हैं कि अगर हम लोग 1 लाख रुपए गिनेंगे तो 1 ही लाख रुपए मिलेंगे। यस, यू आर राइट। लेकिन जो सामान आज आप 50,000 रुपये दे करके ले सकते हो, 10 साल के बाद आपको उसी सामान को लेने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो दैट्स योर लॉस। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन योर सेविंग्स एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। उससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका क्या है कि अपनी सेविंग्स को हमें जितना जल्दी हो सके उसे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना। और जब हम अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे एक सबसे बड़ा रिस्क आ जाता है कि हम अपने पैसे को दूसरे के हाथ में रखते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ ट्रैफिक रूल आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो ट्रैफिक रूल आप फॉलो ना करो तो क्या डर रहता है? एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो उसी प्रकार जब आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं
तो कुछ नियम है वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो नियम आप फॉलो नहीं करते हैं तो वहां पर नुकसान होने का डर रहता है। तो वो कैसे होता है? तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है कि भाई आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर रिस्क हो जाता है। उस प्रिंसिपल अमाउंट को सेव करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें देखना होता है कि भाई जहां हम निवेश कर रहे हैं उसके पीछे भारत सरकार का कोई रेगुलेटर है या नहीं है। अगर भारत सरकार का रेगुलेटर नहीं है तो वो फुल ऑफ रिस्क इन्वेस्टमेंट है। दूसरा हमारा रिस्क हो जाता है रिटर्न के ऊपर, कि जो रिटर्न कमिट किया गया वो रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये दो रिस्क हम जितनी बारीकी से एनालिसिस करते हैं उतने अच्छे इन्वेस्टर हम लोग बन जाते हैं। इसके बाद जब हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो हमें एक और बेनिफिट मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है? कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में हमारा निवेश डबल होने लगता है। अब कितने समय के बाद में डबल होगा? तो ये जानने के लिए हम एक रूल लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ 72। 72 को अगर हम लोग रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू निकल करके आती है उतने समय में हमारा पैसा डबल हो जाता है। तो डबल हमें बड़ी आसानी से समझ में आता है। तो अगर हम लोग मान के चलें कि अगर आपको रिटर्न 12% के हिसाब से मिल रहा है तो 72 को हमने 12 से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा? 6। मीन्स अगर आज आप 100 रुपये जमा करते हैं तो 6 साल में कितने हो जाएंगे? 200 रुपये हो जाएंगे। 12 सालों में कितने हो जाएंगे? 200 का दुगना 400 रुपये हो जाएंगे। 18 सालों में कितने हो जाएंगे? 400 का दुगना 800 रुपये हो जाएंगे। 24 सालों में कितने हो जाएंगे? 800 का दुगना 1600। और 30 सालों में कितने हो जाएंगे? 1600 का दुगना 3200 रुपये। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने साइकिल हम अपने पैसे को कंपाउंडिंग होने के लिए देंगे उतना ही हमारा पैसा मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर हम लोग अपने रिटायरमेंट वगैरह को प्लान कर रहे हैं तो क्योंकि रिटायरमेंट हमारा एक लंबी अवधि का निवेश होता है तो हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरुआत करनी चाहिए जिससे टाइम फैक्टर जो है हमारे इन्वेस्टमेंट पर लग सके और उसको कंपाउंड होने का मौका मिल सके। अब अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक एग्जांपल है आपके पास कि तीन दोस्त हैं। अब तीनों की अलग अलग एज है। एक कोई 20 साल का है, 30 साल का और 50 साल का। अब आपके वित्तीय निर्णय कैसे होने चाहिए? अगर आप 20 साल के हैं तो आपके सामने एक पूरी लंबी उम्र पड़ी है। तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 30 साल वाले जो हैं वो भी थोड़ा एग्रेसिव लेकिन मॉडरेट एग्रेशन के साथ में वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन 50 साल या उससे अधिक उम्र के जो हैं उनके सामने बहुत अधिक समय नहीं है करेक्शन का, एक्सपेरिमेंट करने का। तो वो उतना बड़ा रिस्क ना लेते हुए छोटे रिस्क के साथ में या कंजर्वेटिव होकर के अपना इन्वेस्टमेंट उनको करना चाहिए। तो उनको ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने चाहिए जो बड़े कंजर्वेटिव हो और उन पे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जिनके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी लगभग जीरो हो। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि भाई वाई शुड वी इन्वेस्ट। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तब तक हम लोग निवेश करना शुरू नहीं करते हैं, या फिर हम लोग एब्रप्टली निवेश कर देते हैं। तो आपको पर्पसली निवेश करना चाहिए। तो ये पर्पस कैसे होता है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मूवी का सीन याद दिलाता हूँ। उस मूवी के अंदर एक्टर जो है भगवान के सामने तीन गुल्लक रखता है। पहली गुल्लक पे उसने लिखा है माँ के इलाज के लिए, दूसरी गुल्लक पे उसने लिखा है बहन की शादी के लिए, और तीसरी गुल्लक पे लिखा है भाई की पढ़ाई के लिए। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये मूवी देखी होगी। तो आप इस सीन को इमेजिन कीजिए जिसमें उनके सामने तीन गुल्लक हैं और ये तीन क्या है? तीन उस व्यक्ति की जिम्मेदारियां हैं।
तो इसी प्रकार से जब आपने परिवार के साथ बैठेंगे तो आपको भी अपनी जिम्मेदारियों का पता चलेगा। और जो जिम्मेदारी आपके सामने निकल करके आएगी वही आपके वित्तीय लक्ष्य है। और जनरली हम अपने कोई भी वित्तीय लक्ष्य तय नहीं करते हैं, और तभी जो हमारा निवेश है वो कोई भी फ्रूटफुल नहीं होता। तो सबसे पहले जरूरत होती है कि आपको अपने वित्तीय लक्ष्य तय करने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ एक जनरल वित्तीय लक्ष्य दिए गए हैं कि भाई हम लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अपना हमारा परिवार है, परिवार का भरण पोषण है, घर बनाना है, अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करना है, बच्चों की एजुकेशन है। तो ये कुछ एक ये कॉमन फाइनेंशियल गोल्स है। और इसके अलावा हम लोग अपने गोल्स को कैटेगराइज करते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स में। तो शॉर्ट टर्म गोल्स जो लक्ष्य हमें एक साल के अंदर अंदर अचीव करने होते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म गोल की कैटेगरी में आते हैं। और जो 3 से अधिक सालों में अचीव करने होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल की कैटेगरी में आते हैं। और 1 से 3 साल वाले जो लक्ष्य हैं वो मिड टर्म गोल की कैटेगरी में आते हैं। तो जनरली हम लोग जब भी अपना निवेश करते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, प्रॉपर्टी है, इंश्योरेंस है, गोल्ड है, बैंक डिपॉजिट्स हैं, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर हम अपना निवेश करते हैं। तो हमें जब निवेश करें तो हमारा सबसे पहला क्या हमें देखना चाहिए कि हमारा जो निवेश है वो इन्फ्लेशन से फाइट कर पाने में सक्षम हो। जब हमें आवश्यकता हो वो हमें इनकम प्रदान करे, हम उसको पार्ट एंड पोर्शन में एक्सेस कर पाए। और पार्ट एंड पोर्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हमें छोटा पैसा भी चाहिए तो वो भी हम उसमें से निकाल सकें। तो जैसे आपने कुछ एफडी कर रखी है, जैसे 1 लाख रुपए की आपने एफडी कर रखी है, आपको 10,000 रुपये चाहिए तो आपको पूरी एफडी ब्रेक करानी पड़ती है। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर आप लोग जो भी निवेश करते हैं तो उसमें से अगर आपको 10,000 रुपये चाहिए तो 10,000 रुपये आप निकाल सकते हैं, और बाकी पैसा आपका सेम पेस के साथ में ग्रो होता रहता है। तो जो आपका निवेश है वो एक बैलेंस थाली की तरह से होना चाहिए जिसमें सारे इंग्रेडिएंट हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल लाइफ को भी फुल न्यूट्रिशनल मिलता रहे। अब जो हमारे एसेट क्लास है उनको हम लोग 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब एक कैटेगरी है जो इनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं वैल्यू फंड्स। तो इसमें गोल्ड है, गोल्ड, प्रॉपर्टी, आर्ट कलेक्शन, इक्विटी शेयर्स। इसमें जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू समय के साथ में बढ़ती है। और वहीं दूसरा है फिक्स इनकम प्रोडक्ट। यहाँ पे जो आपको पैसा मिलता है वो एक फिक्स इनकम के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में रेगुलरली मिलता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग फिक्स इनकम प्रोडक्ट बोलते हैं। और म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग फिक्स इनकम प्रोडक्ट और वैल्यू फंड्स दोनों में निवेश कर सकते हैं। तो अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड क्या है, यहाँ पर इन्वेस्टर जो हैं वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ में अपने पैसे को पूल करते हैं और उसको एक फंड मैनेजर को देते हैं। फंड मैनेजर इज अ प्रोफेशनल जो आपके इन्वेस्टमेंट की टेक केयर करता है। और फिर वो पैसा आपका स्टॉक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है और वहां से रिटर्न जनरेट करके आपको वापस मिलता है। तो ये प्रोफेशनली मैनेज होता है, लो कॉस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, कन्वीनियंट है, इजी लिक्विडेबल है, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस वेल रेगुलेटेड बाय सेबी। ये सेबी से वेल रेगुलेटेड है।
अक्टूबर 2017 के बाद में सेबी ने जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उनको 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, जिसमें मुख्यतः हैं इक्विटी स्कीम्स, डेट स्कीम्स, हाइब्रिड स्कीम्स, सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स एंड अदर स्कीम्स, जिसमें इंडेक्स फंड, ईटीएफ और फंड ऑफ फंड्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अगर रिस्क रिवार्ड का मैट्रिक्स देखें तो जितना हाई रिस्क उतना हाई रिटर्न रहता है, जितना लो रिस्क उतना लो रिटर्न आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप अपने गोल के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को मैप करना चाहते हैं, अगर आपका होराइजन 1 साल से नीचे का है तो आप ओवरनाइट फंड्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आपका होराइजन 1 से 3 साल का है तो आप डेट फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे एक फिक्स इनकम के रूप में आपको पैसा मिलता है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट मोर और लेस सेफ रहता है। अगर आपको होराइजन मीडियम टर्म 3 से 6 साल का है तो आप हाइब्रिड फंड्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आप 6 से 10 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स के अंदर निवेश कर सकते हैं। और 10 से अधिक सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं तो डाइवर्सिफाइड मिड कैप, स्मॉल कैप या सेक्टरल म्यूचुअल फंड के लिए आप के अंदर आप अपना निवेश कर सकते हैं। अब हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड के अंदर एक तरीका बड़ा पॉपुलर है जिसे हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर क्या होता है, हम लोग एक अपना सिस्टम डेवलप करते हैं, एक डेट अमाउंट और तय करते हैं और उस डेट को वो अमाउंट हमारे सेविंग अकाउंट से डेबिट होकर के हमारे म्यूचुअल फंड अकाउंट में क्रिएट हो जाता है और इस प्रकार हमारा म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू हो जाता है। तो ये जो तरीका है ये हमारे निवेश में एक डिसिप्लिन लेकर के आता है। और जैसा हमने पहले बात करी थी कि आपको अपनी इनकम में से सेविंग अलग निकाल लेनी पड़ेगी, तो ये उसमें आपकी मदद करता है। जैसे आपने 30 तारीख को आपको सैलरी मिलती है तो आपने 30 तारीख की डेट निश्चित करी, तो जैसे ही आपको सैलरी मिलेगी आपके अकाउंट से जो अमाउंट आप निश्चित करेंगे वो अमाउंट इसमें से डिडक्ट हो जाएगी और बाकी बचे पैसे से अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक अनुशासन के साथ आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं और ये लंबे समय में अगर आप देखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस ये जनरेट करता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र तक 1,000 रुपये महीना निवेश करना चाहता है सिप के माध्यम से, और उसको 8% के हिसाब से हम लोग एनुअल रिटर्न पकड़ करके चलते हैं, और उसके निवेश की अर्ली एज जो है 25 साल है, तो 25 साल से 60 साल की उम्र तक कितने साल हो जाते हैं? 35 साल। और इन 35 सालों में अगर हम लोग उसको महीने में कन्वर्ट करें तो कितने हो जाते हैं? 420 महीने। तो 420 महीने में उसका जो निवेश होगा वो कितना होगा? 4,20,000 रुपये का होगा, जबकि उसका कॉर्पस कितना बनेगा? 23 लाख रुपए का बनेगा। वहीं कोई व्यक्ति अगर 40 साल की उम्र से शुरुआत करता है तो उसका ओरिजिन कितना रह जाएगा? 20 सालों का रह जाएगा। तो 20 सालों में उसका जो निवेश होगा वो कितना होगा? 2,40,000 रुपये का होगा, जबकि उसका कॉर्पस बनेगा 5,92,000 रुपये का। तो यहाँ पर आप देख देख सकते हैं कि केवल उसने 15 साल लेट करा और उसका कॉर्पस उसका 25% है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पैसे को फलने फूलने के लिए समय नहीं मिल रहा है। उसका जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का साइकिल है वो 2 साइकिल ही पूरे करेगा, जबकि जिसने 25 साल की उम्र से शुरुआत करी थी वो 60 साल की उम्र तक लगभग 5 या 6 साइकिल पूरे कर चुकेगा। तो इस प्रकार उसको उसके पैसे को डबल होने का मौका 6 बार मिलेगा, जबकि जो व्यक्ति 40 साल की उम्र से शुरुआत कर रहा है उसके पैसे को डबल होने का मौका केवल 2 या 3 बार मिलेगा। तो इस वजह से जितना जल्दी हम लोग शुरुआत करते हैं तो हमारे कॉर्पस में एक बहुत बड़ा अंतर हमें नजर आने लगता है।
तो यहाँ पर एक एग्जांपल से और समझते हैं। रोहित और मोहित दो दोस्त हैं, दोनों जो हैं 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। रोहित जो है 20 साल की उम्र से शुरुआत करता है, जबकि मोहित 30 साल की उम्र से शुरुआत करता है। तो रोहित के पास कितने साल हैं निवेश करने के? 40 साल हैं। और मोहित के पास कितने हैं? 30 साल हैं। और वो लोग 60 साल की उम्र तक अपना निवेश करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं किसके पास ज्यादा कॉर्पस होगा? एनी गेसेस? यस। ओके रोहित, गुड। बहुत सही कहा आपने। रोहित का जो निवेश होगा 40 सालों में वो 48 लाख का होगा, जबकि उसका कॉर्पस कितना होगा? 3.24 करोड़ का होगा। और वहीं मोहित का निवेश जो होगा वो कितना होगा? वो 36 लाख का होगा, लेकिन उसका कॉर्पस कितना बनेगा? 1.41 करोड़ का बनेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जितना हम लोग लेट करते हैं उतना ज्यादा हमें लॉस देखने को मिलता है। एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है, ये बिल्कुल वैसे जैसे हम लोग मंथली इनकम स्कीम रखते हैं। This meeting is being recorded. तो मंथली इनकम स्कीम के हिसाब से इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाता है। और इसमें जैसे हमें मंथली मोड में जितना पैसा चाहिए, उतना मैंडेट हम लोग देते हैं। तो इसमें हम लोग एक फिक्स अमाउंट अपना इन्वेस्ट करते हैं, और वो फिक्स अमाउंट के अंदर से जितना मंथली मोड में हमें पैसा चाहिए वो पैसा हमारे अकाउंट में आने लगता है, और बाकी पैसा हमारा ग्रो होता रहता है। उस प्रकार एक रेगुलर सैलरी के रूप में हम इस प्लान को देख सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में निवेश करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हमारा केवाईसी होना चाहिए। केवाईसी कराने के लिए हमें क्या चाहिए? एक एड्रेस प्रूफ चाहिए और एक आईडी प्रूफ चाहिए। तो ये सबमिट करके हम लोग अपना केवाईसी करवा सकते हैं। इसके बाद पैन कार्ड, बैंक अकाउंट है, तो हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब इसमें क्या मोड है? मोड हमारे दो तरीके से ही सर हैं। एक बार केवाईसी जरा सा फिर से शो कर दिया प्लीज। केवाईसी, बस बस, थैंक यू। ओके। तो फिजिकल मोड के अंदर हम लोग पेन पेपर यूज करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, और वहां से चेक लगा करके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। और डिजिटल मोड के अंदर हम अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल के ऊपर अपनी उंगलियां चलाते हुए अपना निवेश करते हैं, और हम घर बैठे बैठे ही हमारा निवेश शुरू हो जाता है। तो जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप लोग अपना निवेश कर सकते हैं। इसी प्रकार रिडम्पशन लेने के लिए भी आप दोनों तरीके लगा सकते हैं। फिजिकल मोड में भी आप जाकर के अपनी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, या फिर डिजिटल मोड में आप घर से ही अपनी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो निवेश करने का तरीका, अभी जैसा हमने बताया कि भाई ठीक है, आप लमसम निवेश कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से निवेश कर सकते हैं, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करके सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान उसके माध्यम से कर सकते हैं, और एक स्कीम से दूसरी स्कीम में
100% स्विच भी आप लोग कर सकते हैं। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान और इंटरेस्ट स्कीम स्विचेस में कुछ एक डाउट रहते हैं। तो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान में हम लोग जो लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको एक सिस्टम मीन्स हम एक अमाउंट और डेट फ्रिक्वेंसी तय करते हैं, और उस फ्रिक्वेंसी के हिसाब से हमारा जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो टुकड़ों में हमारे दूसरे स्कीम के अंदर निवेश होने लगता है, इक्विटी स्कीम के अंदर निवेश होने लगता है। तो इससे हम लोग अपने जो लमसम इन्वेस्टमेंट के ऊपर होने वाला रिस्क है उसको मिनिमाइज करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉमिनेशन एंड कंप्लेंट रिड्यूसल का। तो नॉमिनेशन, जब भी आप अपना कोई भी निवेश करें तो उसमें नॉमिनेशन जरूर फाइल करें, क्योंकि अगर आपने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है तो आपके इन्वेस्टमेंट को क्लेम करने के लिए आपके सक्सेसर को एक लीगल प्रोसेस में जाना पड़ता है, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग होने के साथ साथ कॉस्ट भी उसमें लगती है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही आप निवेश करें तो उसमें आप अपना नॉमिनेशन जरूर फाइल करें। और नॉमिनेशन आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, उनकी परसेंटेज तय कर सकते हैं, किसी को जिसको नॉमिनी बनाया उसको हटा भी सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके हाथ में रहता है। फिर एज ए इन्वेस्टर कुछ हमारी कंप्लेंट्स होती हैं, ग्रीवेंसेस होती हैं, उसको एड्रेस कराने के लिए हर एएमसी को एक इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है। उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहती हैं, आप उनको किसी भी माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं और वो रिस्पेक्टफुली आपकी कंप्लेंट को आंसर करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। एक सेबी ने इनिशिएटिव लिया, सेबी ने सारथी ऐप लॉन्च करी है। सारथी ऐप इन्वेस्टर अवेयरनेस को लेकर के एक रिसोर्स और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर जो भी व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इनहेंस करना चाहता है, इस ऐप के माध्यम से वो लोग अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। और ये सभी आम नागरिकों के लिए एक बड़ा हेल्पफुल टूल है, इसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और स्पेशली जो यंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक वरदान है। सेबी ने इसी के साथ साथ एनआईएसएम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट के साथ में मिलकर के एक इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम भी लॉन्च किया है। इसमें कोई भी इन्वेस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट जो रजिस्टर करके अपना एग्जाम दे सकता है और अपना इन्वेस्टर सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकता है। तो अंत में हम ये कहेंगे, जो भी आपके निवेश हैं वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। तो जब भी आप निवेश करें तो सारे स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़ करके, सोच करके, समझ करके निर्णय लें, तब आप निवेश करें, जिससे आपका निवेश जो है वो सुरक्षित होने के साथ साथ एक अच्छा रिटर्न ला पाने में भी सक्षम है। तो ये जो डिस्क्लेमर होते हैं ये आपको अवेयर करने के लिए होते हैं, ये आपको डराने के लिए नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया था कि हर निवेश रिस्क से परिपूर्ण होता है। कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट इज फुल ऑफ रिस्क, लेकिन वो रिस्क आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या रिस्क है, तो वो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आपको 100% देखने को मिलती है। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स के माध्यम से भी आप अपना थैंक यू मनीता भक्तानी जी।
तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए सोमिल। जी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर फंड्स ऑफ फंड क्या होता है सर, म्यूचुअल फंड्स में? गुड। तो आप निवेश करते हैं क्या? ये फंड सॉरी ऑफ सर। फंड्स में क्या होता है कि 3 या 4 फंड्स को मिला करके एक फंड हो जाता है। तो जैसे अगर आप 1,000 रुपये जमा कर रहे हैं, 4 फंड है, तो 250 250 250 चारों फंड्स में एलोकेट हो जाते हैं। और हर फंड का एक एक्सक्लूसिव फंड मैनेजर होता है। तो आपको क्या होता है कि आपके पैसे को 4 फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। तो वहां पे आपका रिस्क फर्दर डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो इसी स्कीम को हम लोग बोलते हैं फंड ऑफ फंड्स। तो इसको हम लोग दूसरे नाम से मल्टी मैनेजर फंड भी के नाम से भी जानते हैं। ओके सोमिल जी। सर जैसे अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो कुछ म्यूचुअल फंड्स आते हैं उसमें लार्ज कैप कंपनीज में, स्मॉल कैप कंपनीज में, मिड कैप कंपनीज में पैसा लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू जो उनके मतलब जो भी आपके पॉइंट्स हैं या जो भी उनके वो हैं आपके कि किस तरीके से कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। तो फंड्स ऑफ फंड्स में और सर किसी पर्टिकुलर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है या फ्लेक्सी फंड है तो उसमें और फंड्स ऑफ फंड्स में क्या डिफरेंस होगा सर, थोड़ा सा इसके ऊपर बताएंगे सर प्लीज। देखो, लार्ज कैप फंड्स के अंदर आपका पैसा लार्ज कैप इस कंपनीज के स्टॉक्स में लगता है। और फंड्स ऑफ फंड्स में किसी भी थीम को लेकर के फंड्स हो जाते हैं। ठीक है, मल्टी एसेट है, मल्टी एसेट का अलग ऑब्जेक्टिव है। फंड ऑफ फंड्स में क्या है कि आप अगर मिड और स्मॉल कैप को भी ले रहे हैं, जो बुके बना हुआ है, जैसे आपने गुलदस्ता लिया, तो उस गुलदस्ते के अंदर आपने गुलाब भी रखवा लिया, जरबेरा भी रखवा लिया, और दूसरे फ्लावर भी ले लिए, लिली भी ले लिया। तो फंड ऑफ फंड्स है, और उसकी खूबसूरती अलग हो जाती है। खाली आप गुलाब का लेंगे तो क्या होगा, उस बुके की खूबसूरती अलग होगी। तो जैसे लोगों की चॉइस होती है, जैसे उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपना निवेश करते हैं। तो फंड ऑफ फंड्स के अंदर जरूरी नहीं है कि वो एक ही उसमें होगा, तो 4 अलग अलग कैटेगरी के फंड्स भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो वो आपको एएमसी के पास देखना पड़ेगा, उसने जो फंड ऑफ फंड्स हैं वो आप अपने हिसाब से सेट नहीं करते। जो भी बुके है वो कंपनी डिसाइड करती है, एएमसी डिसाइड करती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके। देखिए, इसमें अभी किसी ने पूछा कि कौन से प्रोडक्ट में हम लोग निवेश करें। तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, प्रोडक्ट न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। हम यहाँ किसी कंपनी के प्रमोशन के लिए नहीं है। तो इसके लिए आप अपना कुछ होमवर्क कर सकते हैं, और जब आप निवेश करते हैं तो आईआर रेशो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और आईआर रेशो के हिसाब से आप कंपनीज को कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देन यू कैन डिसाइड कि भाई कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी स्कीम बेटर है जहां पर आप अपना निवेश कर सकते हैं। ओके अन्ना साहब जी। थैंक यू तमन्ना। तमन्ना। एसडब्ल्यूपी के लिए जो स्कीम आपको लेनी होती है, आप किसी भी एक स्कीम के अंदर अपना लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इक्विटी में ना करके किसी डेट स्कीम के अंदर करते हैं। क्योंकि इक्विटी से के रिस्क से बचने के लिए आप
एसटीपी कर रहे हैं, और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के लिए आप जो है एसडब्ल्यूपी के लिए जैसे आपकी चॉइस हो, आप डेट में भी कर सकते हैं, हाइब्रिड में भी कर सकते हैं, और इक्विटी सेक्टर के अंदर जिसमें भी आप करना चाहें उसमें आप अपना निवेश कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न मिलता है। ओके, सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। सर क्रिप्टो करेंसी को लेके थोड़ा कुछ बता सकते हैं आप प्लीज? नहीं, क्रिप्टो के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। जी सर।